चलिए तो ध्यान से देखिएगा कि हम किसकी बात कर रहे थे, नेफ्रॉन की बात कर रहे थे। और नेफ्रॉन में हमने क्या कहा था बेटा, ये जो प्याले जैसी संरचना है, कप से स्ट्रक्चर है, इसको हम बोमेन संपुट कहते हैं। उसका अगला भाग क्या है बेटा, है ना, अगला भाग क्या कहलाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है नजदीक, कन्वोलेटेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ट्यूब मतलब ट्यूब्यूल मतलब होता है नलीनुमा। अब देखिए ध्यान से, पास में तो बोलेंगे समीपस्थ, समीप मतलब होता है पास, ठीक है। मुड़ा हुआ तो बोलेंगे कुंडलित, मुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, कुंडलित, सांप नियन मुड़ा हुआ है। नलिका का मतलब होता है नली जैसा, तो बोमेन कैप्सूल के पास है, ठीक है, पास है तो बोलेंगे समीपस्थ, मुड़ा हुआ तो बोलेंगे कुंडलित, नली के जैसा है तो बोलेंगे नलिका। अंग्रेजी में भी अगर पास है तो प्रॉक्सिमल, मुड़ा हुआ तो कॉन्वोलेटेड, और ट्यूब के जैसा तो बोलेंगे ट्यूब्यूल। इन शॉर्ट इसको पीसीटी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके अगला जो भाग है, ठीक है, उसका अगला भाग क्या कहलाता है, लूप ऑफ हैंडले कहलाता है, या फिर हैंडले का चाप कहलाता है, हैंडले का चाप, ठीक है, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं लूप ऑफ हैंडले। हैंडले ने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसलिए इसका नाम है हैंडले का चाप। चाप क्या होता है बच्चों, अगर किसी चीज को हम यू शेप में मोड़ दे तो वो चाप बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई चीज ऐसी है, ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी है सीधी है, इसको चाप तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसे मोड़ दिया जाती है क्या बन गया, चाप बन गया, ठीक है। तो चाप का मतलब क्या होता है, इस तरीके से यू शेप की जो आकृति होती है उसको लूप बोलते हैं या फिर चाप बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो यू शेप आकृति इसको चाप कहते हैं। उसके बाद यहां से अगला जो भाग है इसको बोलते हैं दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, कुंडलित, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका, या फिर इसको बोलेंगे डीसीटी। अंग्रेजी में पूरा नाम लिख दिया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ध्यान से सुनना, इसको हम क्या कहेंगे, डीसीटी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब दूर है, तो बोमेन कैप्सूल से दूर है। मुड़ा हुआ तो बोलेंगे कॉन्वोलेटेड, इसके बाद क्या है, ट्यूब्यूल है तो ट्यूब के जैसा है, इसलिए ट्यूब्यूल नाम दिया गया है। और इन शॉर्ट इसको हम डीसीटी कहते हैं। तो दूर है तो डिस्टल, मुड़ा हुआ तो कॉन्वोलेटेड, और ट्यूब के जैसा तो इसको ट्यूब्यूल कहते हैं। यानी दूर है तो दूरस्थ बोलेंगे, मुड़ा हुआ है तो कुंडलित बोलेंगे, और नली के जैसा है तो नलिका बोलेंगे। साथ ही साथ ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं संग्राहक नली। क्या बोलते हैं राजा बेटा, इसको बोलेंगे संग्राहक नली, घबराना मत, इसको बोलते हैं संग्राहक नली, ठीक है, संग्राहक नली। क्योंकि ये जो यूरिन, ये जो क्या कहते हैं ट्यूब है या जो नेफ्रॉन है, वो सारा यूरिन कहाँ के जमा कर देता है, तो यहाँ यूरिन का संग्रह होता है, इसलिए इस नली को क्या कहते हैं, संग्राहक नली कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। लेकिन जो भी बच्चे आगे जाकर नीट वगैरह की तैयारी करेंगे उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि ये जो संग्राहक नली है वो नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ठीक है, आपको हजम नहीं होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, नेफ्रॉन का भाग नहीं है। तो संग्राहक नली नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ये नीट का PYQ है, तो तुम्हारे क्लास में नहीं पूछेगा, नीट वगैरह में पूछता है। अच्छा वो सब छोड़ो, ध्यान से सुनो, ये आपका क्या एक नेफ्रॉन है, इस तरह से यहाँ दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा नेफ्रॉन, चौथा नेफ्रॉन, पांचवा नेफ्रॉन, ऐसे कई सारे नेफ्रॉन एक संग्राहक नली से क्या है, जुड़े हुए हैं। और सभी यूरिन कहाँ आके छोड़ देता है, कलेक्ट हो जाता है, सभी मूत्र को कहाँ छोड़ देता है, संग्राहक नली में। ये था तुम्हारा नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। और अगर आपको नेफ्रॉन की संरचना 5 नंबर में पूछा जाता है तो मैं बच्चों कहूंगा इसको कम से कम 5 बार बनाइए। और जिन बच्चों का 5 बार में सही से बन जाता है उनके लिए तो सही है, और जिन बच्चे का 5 बार में भी सही से नहीं बन रहा है तो जब तक सही से नहीं बन जाए तब तक ट्राई करते रहें, ठीक है। कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लगातार कोशिश करते रहिए, अपनी नैया पार खुद करवा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है तंत्रिका कोशिका, और इसी तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ध्यान से देखना, अगर न्यूरॉन की संरचना की बात करें तो मैं बहुत ही रफ डायग्राम बना के आपको समझाना चाहता हूं, बिकॉज समय की थोड़ी सी किल्लत है। दूसरी बात यह है बेटा, ध्यान से देखना कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो आपको लगेगा सर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिए, ठीक है। और दूसरी बात आपको लगेगा कि भाई दुनिया जिस ट्रेंड में चल रही है वो ट्रेंड हमारा नहीं है, ठीक है, हम किसी और ट्रेंड में ही चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम किसी और ट्रेंड में ही चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से देखो बेटा, अगर हम चल रहे हैं चीज़ों को किसी और ट्रेंड में लेके, तो आपके लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है, और आपके भले के लिए लेके चल रहे हैं। आपका भलाई जिस चीज़ में छुपा होगा हम वही काम करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एकदम ट्रस्ट और विश्वास बनाए रखिए, हम चीज़ों को सॉल्व करते रहेंगे और आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। चलिए ध्यान से, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या है, तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका के बारे में ये कहते हैं सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए ध्यान से,
इसमें सबसे पहले क्या होता है, तारेनुमा संरचना होती है। इस तारेनुमा संरचना को बोलते हैं साइटोन। क्या कहते हैं, साइटोन, या फिर बोलते हैं कोशिकाएं या सेल बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है। साइटोन बोलते हैं या सेल बॉडी बोलते हैं, सेल बॉडी अंग्रेजी में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस साइटोन के अंदर क्या होता है, ये केंद्रक होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है, कोशिका द्रव। तो ये केंद्रक और क्या है, ये कोशिका द्रव है, ठीक है। ये आपका हो गया केंद्रक, केंद्रक, और ये हो गया आपका कोशिका द्रव। अब जानते हैं किसी भी कोशिका के अंदर ये चीजें बेसिक चीजें होती है, ठीक है, इसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। अब जरा आगे देखो बेटा, ये जो आपका नेफ्रॉन है, इससे कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उंगली नुमा संरचना। तो नेफ्रॉन से कई सारी उंगली नुमा संरचना निकली होती है, और इस उंगली नुमा संरचना को बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन ऐसे विभाजित होकर क्या बनाती है, डेंड्राइट्स बनाती है ना। तो ये विभाजित होकर इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये क्या बना रही है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बनाती है, ठीक है। तो डेंड्रोन विभाजित होकर क्या बनाती है, डेंड्राइट्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डेंड्रोन का, डेंड्राइट्स का काम है सूचनाओं को ग्रहण करना। किसको दिया, डेंड्रोन को। डेंड्रोन ने किसको दिया, साइटोन को। साइटोन से जो सूचना है, ठीक है, वो आगे एक लंबी सी प्रोजेक्शन होती है। देखो साइटोन से एक लंबी नली, क्या कहते हैं, लंबी उंगली नुमा संरचना, या फिर लंबा से एक प्रवर्ध निकला है, धागा निकला हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, एक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सॉन। ध्यान से देखना, एक्सॉन कहलाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक्सॉन के ऊपर एक चर्बीदार पदार्थ की परत होती है, ठीक है। इस चर्बीदार पदार्थ के परत को, इस चर्बीदार पदार्थ के परत को हम मज्जाच्छाद कहते हैं, ठीक है। हम इसको मज्जाच्छाद कहते हैं, ठीक है, ध्यान से। इसको हम क्या कहते हैं, मज्जाच्छाद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मज्जाच्छाद कहते हैं, ठीक है। और मज्जाच्छाद के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम न्यूरेलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरेलेमा, ठीक है। मज्जाच्छाद के ऊपर जो परत पाई जाती है उसे हम न्यूरेलेमा कहते हैं। ये जो हम बना रहे हैं अभी, वो क्या बना रहे हैं, न्यूरेलेमा। क्या बना रहे हैं, न्यूरेलेमा। और न्यूरेलेमा जगह जगह क्या होती है, इस तरीके से संकुचित होती है। इसको हम रेनवियर गांठ कहते हैं, या नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक है। जरा देखना ध्यान से, हमने क्या क्या कहा। हमने कहा भैया इस एक्सॉन के ऊपर एक चर्बीदार पदार्थ की परत होती है, इसे मज्जाच्छाद कहते हैं, मज्जाच्छाद, ठीक है। अंग्रेजी में इसे माइलन शीथ कहते हैं। माइलन शीथ के ऊपर एक परत है, उसे हम कहते हैं न्यूरेलेमा, है ना, न्यूरेलेमा। न्यूरे वर्ड का मतलब होता है न्यूरॉन, और लेमा का मतलब होता है परत, तो उसे न्यूरेलेमा कहते हैं। न्यूरेलेमा जगह जगह संकुचित थी तो उसे नोड ऑफ रेनवियर कहा गया, या रेनवियर नोड कहा जाता है। नोड का मतलब होता है गांठ, रेनवियर नोड कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान से सुनो, ये जो एक्सॉन का अंत है एक बल्ब जैसी संरचना में होती है, ठीक है, एक बल्ब जैसी संरचना में होती है, ठीक है। ये आपका जो मैंने गोले कलर से बनाया है, ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, यही सूचनाओं को आगे ले जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आप ध्यान से सुनिए, रेनवियर नोड है, और ये जो अंत है ना, इसको बोलते हैं एक्सॉन बल्ब, ठीक है, या सिनेप्टिक नोड कहते हैं। ये जो बल्ब जैसी संरचना है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोड कहते हैं। क्यों सिनेप्टिक नोड कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान से सुनना, कि यहां से क्या होता है, एक और तंत्रिका कोशिका क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक और तंत्रिका कोशिका शुरू हो जाती है। तो एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से जिस स्थान पे जुड़ी होती है उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से जिस जगह पे जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स के जगह पे गांठ पाई गई, इसलिए नाम दिया गया सिनेप्टिक नोड। तो ध्यान से एक बात याद कर लेना, ठीक है, कि सिनेप्स क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से जिस जगह पे जुड़ी होती है उसको सिनेप्स कहते हैं। और ये आपका आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। और इसी सिनेप्स के बीच में, यानी इसी ये जो जगह है ना, इसी में क्या होता है, यहाँ का इंफॉर्मेशन आगे चला जाता है। तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में चला जाता है। अब सवाल ये है कि मैंने ये सारी चीजें यहाँ क्यों डिस्कस की, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, ये सारी चीजें मैंने इसलिए डिस्कस की क्योंकि आप जो है ना डे 1 से बोर्ड की तैयारी करें। कुछ लोग क्या होता है कि हम लोग लास्ट से करते हैं, लेकिन जब मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग डे 1 से भी तैयारी कर सकते हैं कि पहले दिन से हमारा बोर्ड का तैयारी शुरू हो जाए। तो मैंने पहले दिन से ही बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी। हो सकता है चीजें आपको अटपटा लगे, हो सकता है चीजें आपको नहीं लगे, तो मैं पहले ही बता दूं बेटा, मेरा यही तरीका है, यही पैटर्न है। पहले आने वाली चीजों को हम पहले ही डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको फिर दिक्कतों का, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको 5 बार बनाना है, ठीक है। कितनी बार, 5 बार। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 5 बार बनाना है, ठीक है। कितनी बार, 5 बार बना लोगे ना, ठीक है। और जो लोग 5 बार बना लिया, ठीक है, होमवर्क है HW 5 बार बना लिए, उनके लिए तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं बनाया, ठीक है, तो तब तक बनाइए जब तक आपका जिनको आ गया हो तो ठीक है, जिनको नहीं आया तब तक ट्राई करते रहिए।
जब तक आपको आ नहीं जाता है। तो हमने कुछ कोशिका के क्या कर दिए, उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, ठीक है। अब ये जो कोशिका का उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है, ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है। तो ये कोशिका का उदाहरण आपको याद रखना है, और भी कई सारे कोशिका हैं जिनके बारे में आपको चर्चा आगे आने वाले समय में करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ध्यान से सुनो, हम कोशिका तो पढ़ ही लिए हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तक के बारे में। इसके बारे में, उत्तक के बारे में। अब तुम सोच रहे हो कि सर उत्तक तो 9th में पढ़ना था, इसको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जंतु उत्तक, ठीक है, और एक होता है पादप उत्तक, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जंतु उत्तक पादप उत्तक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। जंतु उत्तक में आपको बेटा आपको याद ही होगा, है ना, कि एपिथेलियम होता है ना, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, नर्वस टिश्यू होता है, ये सारी चीज आप तो पढ़ ही लिए हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, पादप उत्तक में एक उत्तक होता है जिसको बोलते हैं संवहन उत्तक, ठीक है, और संवहन उत्तक। और संवहन उत्तक जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो जाइलम और फ्लोएम है, तो जाइलम से क्या होता है बेटा, जल का परिवहन होता है, जाइलम से जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है, ठीक है। ये सब बोर्ड का सवाल है, जाइलम से जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और फ्लोएम से फूड का परिवहन होता है, फूड मतलब भोजन का परिवहन होता है, तो भोजन का स्थानांतरण, है ना, या भोजन का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, ध्यान से सुनना। तो भोजन का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, और भोजन के परिवहन को कहते हैं स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण, स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। तो स्थानांतरण के ऊपर भी एक सवाल बना है कि स्थानांतरण किसको बोलते हैं, तो भोजन के परिवहन को बोलते हैं, ठीक है। और भोजन का परिवहन कहां से कहां तक होता है, पत्तियों में भोजन तैयार होती है और पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन होता है, इसी प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जाइलम, जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। ध्यान से सुनो, जल में क्या होता है, खनिज लवण घुला हुआ आता है। अगर आप फील लेना चाहते थे, ध्यान से देखिए, पानी है, ठीक है, पानी में हमने क्या किया, नमक मिला दिया। तो जैसे पानी में नमक मिला दी, क्या Na+ और Cl- क्या हो गया, घुल गया ना, याद है ना आपको, केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात है। तो जैसे पानी में नमक घुल सकता है, ठीक उसी प्रकार जितने भी लवण होते हैं, जल खनिज लवण, ठीक है, सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी क्या होते हैं, पानी के रूप में, पानी में घुल जाते हैं, और ये सभी पानी में आयन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जल के पास क्या होता है, खनिज लवण होता है, या जल में खनिज लवण घुला होता है, और ये जो खनिज लवण है वो आयन के रूप में पाया जाता है। चैप्टर नंबर 3 में ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं वो वहां काम में आएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था कि चीजें बिल्कुल अलग है, अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एकदम भरोसा बनाए रखिए, मजेदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। ट्रिक की अगर बात करें तो बेटा बचपन में आपने पढ़ा था, अ से अनार, आ से आम, यहाँ पढ़ेंगे ज से जल, ज से जाइलम, है ना। यहाँ क्या पढ़ेंगे, ज से जल, ज से जाइलम। और यहाँ क्या पढ़ेंगे, ट्रिक क्या है बेटा, यहाँ ट्रिक है, फ से फल, फ से फ्लोएम, फ से फल, सॉरी फ से फूड, फ से फ्लोएम। तो ये जो फ से फूड है ना और फ से फ्लोएम है, फूड को हिंदी में भोजन कहते हैं। तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, फूड का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए बेटा, हमने क्या क्या कहा कि जो पौधे में उत्तक पाई जाती है उसे संवहन उत्तक कहते हैं। और ये जो संवहन उत्तक है ना, वो दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन होता है, और फ्लोएम के द्वारा फूड का परिवहन होता है, यानी खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए कि ये दोनों जो चीजें हो रही है, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि दो ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से बनता है, दो ऑब्जेक्टिव सवाल, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और एक और सवाल बनता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, 2 नंबर का सवाल बनता है। और वो जो 2 नंबर का सवाल है, ध्यान से सुनो, वो बनता है, एक बार मैं समय देख लेता हूं, ठीक है। चलिए, वो जो 2 नंबर का सवाल बनता है वो है जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम में अंतर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन यहां से मैं आपको एक चीज यहां एक्सप्लेन कर दूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। कि जाइलम में जो पदार्थों का परिवहन होता है, यानी जल और खनिज लवण का परिवहन होता है, वो जड़ से पत्तियों तक होता है। कहां तक, जड़ से पत्तियों तक होता है, ठीक है। और फ्लोएम के द्वारा जो भोजन का परिवहन होता है वो पत्ती से लेकर के जड़ तक होता है, ठीक है, या पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में, पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में। अब एक चीज समझिए, पत्ती से जो फूड है ना, यानी कि भोजन है,
वो भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचेगा किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा। और मैंने अभी क्या बताया कि जड़ से जो पत्ती तक जाएगा, है ना, जल और खनिज लवण। ठीक है, जल और खनिज लवण। जड़ से कहाँ जाएगा? पत्ती तक। तो जड़ से पत्ती तक ये जल और खनिज लवण, पत्ती तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा जाएगा जरा बता दीजिए? तो जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम के द्वारा। ये एक चीज क्लियर है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुन लो बेटा। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? अब मान लीजिए ध्यान से, पत्ती से यानी जड़ से पत्ती तक क्या जा रहा है? जल और खनिज लवण। खनिज लवण कैसे जाता है? एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो कोई दूल्हा या कोई आदमी शादी करने के लिए जा रहा है, तो शादी में दूल्हा जाएगा, तो दूल्हा के साथ बाराती भी तो जाता है, कि अकेले दूल्हा चला जाएगा, बाराती नहीं जाएगा? तो दूल्हा इज जल एंड बाराती इज खनिज लवण। ठीक है, तो जैसे शादी में, है ना, दूल्हा के साथ बारातियों जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको याद रखना है कि जब जल और खनिज लवण का परिवहन होता है तो जल के साथ खनिज लवण भी जाएगा, जैसे दूल्हा के साथ बाराती जाता है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से चीजों को याद करना है, इसी तरीके से चीजों को समझना है। आज आपका होमवर्क है, ओरली दे रहा हूं कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है बेटा, एक्स्ट्रा सवाल है ना, टॉपिक से अलग है। तो मैं आपको यही बता दूं कि टॉपिक से अलग होता है, कुछ सवाल 9th के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिलेटेड आइटम से तो आपको ये चीजें याद करनी है। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है ये आपको आपके होमवर्क हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे। कल मैं अगले एपिसोड में जब मैं अगला वीडियो शूट करूंगा तो मैं आपको उसमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर बता दूंगा और बाकी के डिटेल डिस्क्रिप्शन में वहीं बता दूंगा। तब तक के लिए ओके बाय, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, और बने रहिए हमारे साथ, विश्वास बनाए रखिए, धूम मचा देंगे। और वही बात आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, मदद की बात करी थी वो आप करते रहिए, और जिस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं उसी प्रकार से आगे भी मदद करते रहिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सर्वोत्तम के साथ जुड़े रहें।